हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में आज लेक्चर नंबर 7 स्टडी करने जा रहे हैं। और आपने लेक्चर नंबर 6 में देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड हमने 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए इसलिए आज हम 2 एग्जाम्पल इसमें और इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स मीन्स हमारे पास एक सेट है, उस सेट के एलिमेंट्स कौन है, ह्यूमन बींग्स। मीन्स वहाँ पे ह्यूमन सेट हैं, ठीक है ना। वहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसमें जितने एलिमेंट हैं वो कौन है, आपके मेन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन बींग्स, ए रिलेशन कैपिटल आर इज डिनोटेड एज फॉलोज। और वहीं से एक रिलेशन बना है कैपिटल आर, जिसके लिए यहाँ पर नीचे उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो डेफिनेशन क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी हैव द सेम ब्रदर। इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, सपोज ए कामा बी, तो ए और बी के बीच क्या बॉन्डिंग है, तो वो बॉन्डिंग ये है, हैव द सेम ब्रदर। मीन्स उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट लिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है कि उन दोनों के ब्रदर सेम हो। मीन्स दोनों के भाई एक ही हो, ठीक है ना। जो भाई ए का है वही बी का भी हो। समझ पा रहे हो सभी लोग। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये जो आपका रिलेशन की डिफिनीशन दी गई, यहाँ पे कैपिटल आर को डिफाइन किया गया है, इसको हम लोग एक बार लिखते हैं। ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी हैव द सेम ब्रदर, ठीक है। ये आपको गिवन रिलेशन है। हम लोग अपने आसानी के लिए क्या करेंगे, इसको इससे थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमने आपको जहाँ जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो ऐसे बताया है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे करके हमने क्वेश्चन आपको नहीं करवाए, ठीक। तो इसलिए हम इसको उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ। ये जो आपका यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लिखा है इन वर्ड में, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ। बाकी ऐसे ही आपको एज इट इज लिख लेना है। तो ए एंड बी हैव द सेम ब्रदर, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है। ये रिलेशन ये कह रहा है कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आपको लेना है, उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट में इस तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए। जिन ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह की बॉन्डिंग होगी, सिर्फ उन्हें ही हम कैपिटल आर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो बॉन्डिंग क्या है, ए एंड बी हैव द सेम ब्रदर। मीन्स ए और बी दोनों का भाई सेम है, दोनों के ब्रदर सेम है। जो इसका भाई है वही इसका भी है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। एक चीज आपने यहां माइंड किया होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल के जितने भी क्वेश्चन थे उनसे डिफर है। क्यों डिफर है, क्योंकि इसके पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें आर आपका जो है वो रोस्टर फॉर्म में था, और वहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में उसके एलिमेंट थे। लेकिन ये जो आर है आपका, ये आप देख लीजिए, ये सेट बिल्डिंग फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसमें वो चीज़ नहीं है। और क्योंकि कुछ ए क्रॉस ए जैसा भी नहीं दिया है कि वहाँ से हम लोग उसको निकाल लें, जैसे कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, तो उसमें ए क्रॉस ए से हमने आर के एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया था
और उसके बाद फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो सब चीज़ें हमने उसमें डिफाइन की थी, है या नहीं। लेकिन आज बिल्कुल अलग है, आपको कुछ अलग मिलने वाला है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिकॉज ए एंड ए हैव द सेम ब्रदर, यूजुअली, है कि नहीं, ए एंड ए हैव द सेम ब्रदर। भाई ए और ए दोनों एक ही तो हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ भी खड़ा हो जाऊँ तो मेरा जो भाई होगा, क्या उस स्थान पे खड़ा होने पर कोई और होगा और यहाँ खड़े होने पे कोई और होगा? वही होगा, है ना। तो ए एंड ए हैव द सेम ब्रदर यूजुअली। आपको पता है कि जब ये दोनों एक ही पर्सन है तो इनका भाई, इनका ब्रदर एक ही तो होगा, सेम ही तो होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एंड ए हैव द सेम ब्रदर। अब जरा इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ए एंड बी हैव द सेम ब्रदर, मीन्स यहाँ ए और यहाँ बी यदि है तो उसको ऐसे लिखने का नियम है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यहाँ ए है और यहाँ बी है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो आप बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो ए के प्लेस पर तो ए है, लेकिन बी के प्लेस पे क्या है, वहाँ भी ए है। तो अब देखिए जो हमने ए कॉमा बी लिखा था, हमें क्या लिखना चाहिए, ए कॉमा ए। तो हम यहीं से देखकर इस बात को यहाँ लिखेंगे, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ ए है और यहाँ बी है तो हमने क्या लिखा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और अब यहाँ ए और यहाँ भी ए है तो क्या लिखना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। वही हमने लिख दिया। और जब हमने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव। क्योंकि आप रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन जानते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। तो क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को यहाँ पर प्राप्त करने में सक्सेस हो गए हैं, है ना, हमें वो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मिल गई, तो इसलिए हम कहेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब सेकंड नंबर चेक करते हैं, सिमेट्रिक। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते रहिए बस। अब देखो ये बात क्योंकि क्वेश्चन में दी गई है तो हम उसको यहाँ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बिकॉज इट इज गिवन दैट, ये हमको पहले से दिया गया है। क्या दिया गया है, ए एंड बी हैव द सेम ब्रदर। या यहाँ से नोट कर लेते हैं पूरा पूरा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी हैव द सेम ब्रदर। ठीक, ये हमने अपने मन से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये ए एंड बी हैव द सेम ब्रदर, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि बी एंड ए हैव द सेम ब्रदर। ठीक, चाहे ये कहा जाए राम एंड श्याम हैव सेम ब्रदर, और वो सेम ब्रदर कौन है, सपोज करते हैं दैट इज अंकुर। ठीक है, तो राम और श्याम दोनों के भाई एक ही है और वो कौन है, अंकुर। अगर हम इसको चेंज करके लिख दें कि श्याम एंड राम, तो क्या इनके भाई बदल जाएंगे, तब भी तो वही रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो स्टेटमेंट वही रहेगा, तो इसलिए ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ए पहले था तो ए यहाँ पहले लिखा गया, बी बाद में था तो बी बाद में लिखा गया। मीन्स इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर।
लेकिन ये जो हमने नया स्टेटमेंट यहाँ पे प्राप्त किया है बी एंड ए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाना चाहिए, जहाँ ए था वहाँ बी लिखेंगे, जहाँ बी था वहाँ ए। मीन्स हम लोग लिखेंगे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो सिमेट्रिक की यही तो डेफिनेशन होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आप डेफिनेशन में जाइए और ध्यान दीजिए वहाँ हमने क्या लिखवाया था। ठीक, तो यही तो लिखवाया था। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए इसमें नीचे थोड़ा सा ये कट गया है, ये लाइन हम ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ लिख दे रहे हैं इस चीज़ को। क्या लिख सकते हैं, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और ये डेफिनेशन किसकी है, सिमेट्रिक की। तो लिखेंगे सो इट इज सिमेट्रिक। ओके, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे बिकॉज इट इज गिवन। आपको क्या गिवन है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी हैव द सेम ब्रदर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज करते हैं। ओके, अब ये देखिए ये तो आपको दिया गया है, और इसके अलावा एक हम मान लेते हैं लेट, जैसे ए और बी के बीच तो दिया गया है, बी और सी के बीच हम लेट करेंगे, और ये लेट हमको हमेशा करना पड़ता है ट्रांजिटिव के केस में। ठीक है, जब भी इस तरह के रिलेशन आपको मिलेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आपको लेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो लेट आप इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे ए कॉमा बी है तो हम बी कॉमा सी लेंगे, एक्स कॉमा वाई होता तो वाई कॉमा जेड लेते। ठीक है ना, तो ए कॉमा बी तो हमें गिवन है, अब हम लेट क्या करेंगे, बी कॉमा सी। लेट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ। तो देखिए जब यहाँ ए था यहाँ बी था तो यहाँ ए और बी लिखा गया। अब जब यहाँ बी और सी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी एंड सी हैव द सेम ब्रदर। ओके, सपोज इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये तो आपको गिवन रहता है, और ट्रांजिटिव के केस में ये हमको लेट करना पड़ता है। ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए कि ट्रांजिटिव में जो रिलेशन गिवन है वो तो हम राइट करेंगे ही, उसको तो लिखना ही है, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और लिखनी पड़ती है, उसके आगे का एक स्टेप, और उसको लेट करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये भी जो है इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक ट्रांजिटिव क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, आप ध्यान से देखिए, ए एंड बी हैव सेम ब्रदर। सपोज इट इज ए, सपोज इट इज बी। ठीक, हैव सेम ब्रदर, इट इज राम, इट इज श्याम, सेम ब्रदर अंकुर। ओके, तो हमने ये सपोज किया कि ए और बी, ए राम है और बी श्याम है, और इनका जो भाई है, ब्रदर है, वो कौन है, अंकुर है। ठीक, ये किसके लिए, ये जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, और सेकंड में बी एंड सी है, तो बी तो यही है, बी यही बना लो, बी मीन्स आपका ये श्याम, और सी हम लोग किसको बना लें,
सी बना लेते हैं अंकित को। सी कौन है? अंकित। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि बी एंड सी हैव द सेम ब्रदर, मीन्स बी और सी के जो ब्रदर हैं वो क्या हैं? सेम। तो अब आप बताइए कि बी का ब्रदर कौन है? अंकुर। तो क्या यहाँ बी का ब्रदर चेंज कर देंगे? क्योंकि आप देखिए आपके स्टेटमेंट में ब्रदर्स नहीं लिखा, ब्रदर लिखा है, मीन्स एक ही है। तो यहाँ पर अंकुर है तो बी का ब्रदर यहाँ भी तो अंकुर ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? अंकुर। तो जब हमने यहाँ अंकुर लिखा तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि श्याम और अंकित मीन्स बी और सी दोनों के ब्रदर कौन है? अंकुर। ठीक, क्योंकि कह रहा है ना कि बी एंड सी हैव द सेम ब्रदर, तो बी का तो ब्रदर अंकुर होगा, ये तो कंफर्म हो गया। कहाँ से? फर्स्ट वाले से। और सी की मजबूरी भाई, जब यहाँ पर लिखा गया हैव सेम ब्रदर तो इसका मतलब कि जब बी का अंकुर है तो सी का भी अंकुर होगा। ठीक, तो आप अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ए और सी के ब्रदर भी तो वही हैं, अंकुर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे ए एंड सी हैव द सेम ब्रदर। ओके, और जब भी हम लोग इस तरह का स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, ए एंड बी लिखा था तो हमने क्या लिखा? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। बी एंड सी लिखा है तो क्या लिखा? बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। अब ए एंड सी लिखा है तो क्या लिखना चाहिए? ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमको मिल क्या गया? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या है? ये आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं इससे। क्या है ये चीज़? यही तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इफ ए सी बिलोंग्स टू आर देन द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि हमने इक्वेशन 1 कहाँ से लिया? क्वेश्चन से। इक्वेशन 2 हमने लेट कर लिया। ठीक, अब दोनों इक्वेशन की सहायता से हमने ये स्टेटमेंट गेट किया, और ये जो स्टेटमेंट है इससे हमें ये पता चल गया ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसको, इसको और इसको तीनों को हमने एक साथ लिखा तो डेफिनेशन बन गई किसकी? ट्रांजिटिव की। तो क्योंकि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो लिखेंगे सो इट इज ट्रांजिटिव। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इट मीन्स इक्विवेलेंस है। तो लिखेंगे सो आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। कंफर्म सभी को? आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमको इसमें यही बताना था कि इक्विवेलेंस है या नहीं। तो उसके लिए हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया, सिमेट्रिक चेक किया, ट्रांजिटिव चेक किया, और फाइनली हमें ये पता चल गया कि यस इट इज इक्विवेलेंस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आपका ये एग्जाम्पल 5 है। देखिए इसमें दिया है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स। ओके, a relation capital R is a relation capital R is defined as A is related to B if and only if A and B
are in different zoological parks, ये आपको दिया गया है, ठीक। और हमें यहाँ पर ये बताना है ये इक्विवेलेंस है या नहीं, ठीक। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है, उसमें क्या था कि वो सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स था, वहाँ पे पर्सन की बात हो रही थी, जो एलिमेंट्स थे सेट ए के पास वो कौन थे, ह्यूमन बीइंग्स थे, पर्सन थे, मैन या वुमेन। और यहाँ पर कौन है, एनिमल्स हैं, जानवर हैं। और यहाँ पर देखिए इस रिलेशन कैपिटल आर की डेफिनेशन क्या दी गई है कि A इज रिलेटेड टू B, मीन्स A और B एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। किस बॉन्ड से, बॉन्ड ये है कि A एंड B आर इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स, मीन्स A और B ये कोई दो एनिमल हैं जो डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क में हैं या रहते हैं, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर लिए गए हैं उसके फर्स्ट और कंपोनेंट की एक स्पेसिफिकेशन है, वो क्या है कि वो दोनों एनिमल एक पार्क में नहीं हैं, समझ रहे हो ना, वो डिफरेंट पार्क में हैं। तो चलिए इसको पहले हम थोड़ा अपनी सुविधा के लिए चेंज कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, A, B बिलोंग्स टू R इफ एंड ओनली इफ। देखो इसको हमने ऐसा लिखा और ये चीज़ हम आपको बता भी चुके हैं कि इसको ऐसा और इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। और इफ एंड ओनली इफ को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, इफ एंड ओनली इफ। इसके बाद पूरा स्टेटमेंट एज इट इज। तो A एंड B आर इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स, ओके। तो ये हमारा यही जो स्टेटमेंट दिया था वही हमने लिखा है, लेकिन अपनी सुविधा से, ठीक है ना, जिससे हमें इसको समझने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। और रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए A, A बिलोंग्स टू R। अगर किसी भी तरह से ये चीज़ हमें मिल जाए तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। तो चलो यहाँ पे उल्टा करते हैं, ठीक। पहले से लेट कर लेते हैं कि लेट इट इज एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो चलो लेट A, A बिलोंग्स टू R। हमने ये लेट कर लिया कि ऐसा है, हमने पहले से ही मान लिया कि A, A बिलोंग करेगा R में। अब चेक करते हैं कि हमने जो ये यहाँ पे लेट किया है क्या कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं आ रहा। अगर कोई कंट्राडिक्शन आता है तो इसका मतलब हमने जो लेट किया वो रॉन्ग है, और अगर कोई कंट्राडिक्शन नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा लेट करेक्ट है, ठीक। तो चलो देखते हैं, लेट A, A बिलोंग्स टू R। अब आप बताइए A, B बिलोंग्स टू R है तो ये लिखा गया A एंड B। अब A, A बिलोंग्स टू R है तो क्या लिखना चाहिए, A एंड A, है ना। A एंड A आर इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट जनरेट हुआ हमारे इस लेट करने से क्या वो करेक्ट है। पढ़िए एक बार फिर से, A एंड A आर इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क, क्या ये पॉसिबल है। यही जो एनिमल यहाँ है वही तो यहाँ भी है। सपोज करो कि कोई लायन है जिसका नाम हमने क्या रख दिया, शेरू रख दिया, ठीक है। अब वो शेरू यहाँ भी लिखा गया वही यहाँ भी लिखा गया, मीन्स एक ही लायन तो है। तो क्या वो डिफरेंट पार्क में हो सकता है, लखनऊ वाले में है तो लखनऊ में ही रहेगा, वो देहरादून तो जाएगा नहीं, है ना, वो तो वहीं रहेगा ना, क्योंकि वही ये भी है वही ये भी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही लायन दो पार्क में हो सकता है डिफरेंट। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जब ये पॉसिबल नहीं है
तो इसका मतलब हियर ए कंट्राडिक्शन, सो हियर इट इज कंट्राडिक्शन। ओके, मीन्स हमने जो लेट किया था ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो ये कंट्राडिक्शन यहाँ पर जनरेट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि a कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लिखेंगे सो a कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आप बताइए कि a कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन तो ये होती है। अगर ये वाली बात यहाँ सक्सेस हो जाती, पॉसिबल हो जाती, तो हम कहते यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। लेकिन जब हमने इसको यहाँ रख कर थोड़ा सा स्टेटमेंट आगे का लिया तो हमको क्या मिला? नॉट पॉसिबल। तो जब नॉट पॉसिबल मिला तो इसका मतलब ये जो हमने लेट किया था ये रॉन्ग है। तो जब ये रॉन्ग है तो राइट क्या है? राइट इसका उल्टा, मीन्स a कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और जब a कामा ए आर में बिलोंग कर ही नहीं रहा, मीन्स रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यहाँ पर करेक्ट नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो क्या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। यही कंफर्म हो गया कि जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है। तो हम लोग यहां लिख देंगे सो रिलेशन आर इज नॉट इक्विवेलेंस। ठीक है ना? ये जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। तो आगे क्या जांच करें? यही कंफर्म हो गया कि आपका इक्विवेलेंस नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग इसमें एक प्रॉपर्टी है उसको स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए क्या प्रॉपर्टी है। इफ R1 एंड R2 be the two equivalence relation on a set capital A, then मीन्स हमने यहाँ ये रिलेट किया है कि R1 और R2 आपके दो इक्विवेलेंस रिलेशन है और किस पर बने हुए हैं? ऑन सेट A पर। तो यहाँ से कुछ बातें निकलती हैं। फर्स्ट नंबर है R1 इंटरसेक्शन R2। R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑलवेज इक्विवेलेंस, है ना? मीन्स अगर R1 R2 दोनों एक ही सेट से बने हुए दो अलग अलग इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? इक्विवेलेंस, और ऑलवेज होगा, हमेशा होगा। ठीक। और नंबर 2 R1 यूनियन R2, ये तो ऑलवेज इक्विवेलेंस होगा, बट R1 यूनियन R2 इज नॉट नेसेसरली इक्विवेलेंस, है ना? इंटरसेक्शन तो ऑलवेज होगा इक्विवेलेंस, लेकिन उसका यूनियन जो है वो इक्विवेलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। थर्ड नंबर इसमें है R1 इनवर्स एंड R2 इनवर्स इज ऑलवेज बी इक्विवेलेंस। ओके, R1 का इनवर्स और R2 का इनवर्स ये हमेशा इक्विवेलेंस होगा। ठीक है। कब? जब आपके R1 और R2 इक्विवेलेंस हैं।
इसी तरह R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस हमेशा होगा, लेकिन ये R1 यूनियन R2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। चलिए अब हम लोग एक नए रिलेशन को यहाँ स्टडी करेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इससे आप थोड़ा बहुत परिचित हैं। सिमेट्रिक रिलेशन हम आपको पीछे बता चुके हैं, है ना। तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करता है क्योंकि वर्ड मिलते हैं काफ़ी। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो देखिए, एनी रिलेशन कैपिटल R इज, एनी रिलेशन कैपिटल R on the set A is said to be anti-symmetric relation if and only if। ठीक, कोई रिलेशन कैपिटल R है जो किससे लिया गया है, सेट ए से, वो कहा जाएगा एंटी सिमेट्रिक। कब कहेंगे, देखिए ऐसे कहेंगे, इफ A कामा B बिलोंग्स टू R एंड B कामा A बिलोंग्स टू R, इफ एंड ओनली इफ A इक्वल्स B फॉर ऑल A कामा B बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए। इसमें सिमेट्रिक में क्या आपने पढ़ा था कि A कामा B R में बिलोंग कर रहा है, तो यदि B कामा A भी R में बिलोंग कर जाए तो सिमेट्रिक होता है। वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि A कामा B यदि R में बिलोंग कर रहा है तो B कामा A R में तभी बिलोंग करे जब A इक्वल्स B हो। यदि ये कंडीशन हटा ली जाए तो B कामा A R में बिलोंग ना करे, ठीक है ना। तो A कामा B R में बिलोंग कर रहा है तो B कामा A भी R में बिलोंग करे, इसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, A इक्वल्स B। और यही कंडीशन नहीं रहती थी किसमें, सिमेट्रिक में। उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, उसमें बस इतना था कि A कामा B R में बिलोंग कर रहा है, तो देखो कि क्या B कामा A भी R में बिलोंग कर रहा है, अगर करता है तो सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि A कामा B तो R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन B कामा A R में केवल और केवल तभी बिलोंग करे जब A इक्वल्स B हो। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए हमें एक रिलेशन दिया है। सबसे पहले हम सेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेट है आपका पावर ऑफ यस। पावर ऑफ यस, आप लोग पावर सेट से फेमिलियर होंगे, आपने सेट पढ़ा होगा तो वहाँ पावर सेट पढ़ा होगा। और पावर सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट भी क्या होते हैं, सेट ही होते हैं, ठीक। तो चलिए, जैसे ये है A कामा B कामा C कामा D डॉट डॉट, यहाँ पे E F तक कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, तो ये कोई पावर ऑफ सेट है जिसके एलिमेंट A B C D E F हैं। यहाँ आप लोग एक चीज़ माइंड करेंगे कि इसके पहले कभी भी आपने पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि हर जगह ये लिखा रहता है कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, स्मॉल लेटर में, और कैपिटल लेटर में क्या होता है, सेट का डिनोशन होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमने एलिमेंट लिखे हैं वो भी कैपिटल लेटर में लिखे हैं। क्यों, क्योंकि ये पावर ऑफ सेट है और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो भी सेट ही तो होते हैं, तो इसलिए इनको कैपिटल लेटर में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहीं से बना है A कामा B बिलोंग्स टू R सच दैट A इज सबसेट ऑफ B, ठीक।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू पी एस, पावर ऑफ सेट। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, और क्या बॉन्डिंग है ए और बी के बीच में? बॉन्डिंग ये है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी है, इसलिए ए कामा बी इसमें बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही बी इज सबसेट ऑफ सी, यदि हो तो बी कामा सी भी इसमें बिलोंग करेगा। सी इज सबसेट ऑफ डी हो तो सी कामा डी इसमें बिलोंग करेगा। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ ये चेक करना है कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। तो एंटी सिमेट्रिक होने के लिए आप ध्यान दीजिए कि आपका ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या बी कामा ए भी विदाउट एनी कंडीशन आर में बिलोंग कर रहा है। अगर बी कामा ए विदाउट एनी कंडीशन आर में बिलोंग कर रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक तब होगा जब बी कामा ए आर में बिलोंग करने के लिए हेल्प मांगे। किससे? ए इक्वल्स बी से। वो कहे कि भाई अगर ए इक्वल्स बी है तभी हम ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं कि क्या हम इसको पलट सकते हैं बिना इसकी हेल्प के। चलो पलट के देखते हैं क्या होता है। देखिए हमने इसको पलट दिया, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, हमने कहा कि बी कामा ए भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक, तो अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो ऐसे लिखा गया, ए इज सबसेट ऑफ बी, और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है तो कैसे लिखा जाना चाहिए? बी इज सबसेट ऑफ ए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ हमने लिखा है कि बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अभी तो हमने देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल हैं? ये देखिए, ए इक्वल्स हमने ले लिया 1 2, बी इक्वल्स 1 2 3, तभी तो हमने ये कहा था कि ए सबसेट ऑफ बी। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो बताइए कि क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं जो हमने ये लिख दिया? ऐसा हम केवल तभी लिख सकते हैं जब ए इक्वल्स क्या हो? बी हो। मीन्स जो एलिमेंट ए के पास हैं वही एलिमेंट बी के पास भी हों, तब ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो ये कहने के लिए हमको हेल्प लेनी पड़ रही है किसकी? ए इक्वल्स बी की। जब तक इसको यहाँ नहीं लिखेंगे ए इक्वल्स बी, तब तक इसको ऐसे पलट के नहीं लिख सकते। तो यहाँ लिखेंगे बट इट इज पॉसिबल ओनली इफ ए इक्वल्स बी। इसका मतलब ये चीज लिखने के लिए ये कंडीशन लगानी पड़ रही है कि इट इज पॉसिबल ओनली इफ ए इक्वल्स बी। और यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप इसको पलटना चाहते हैं तो आपको इस कंडीशन को यहाँ शो करना पड़ेगा, और जब भी पलटने के लिए इस कंडीशन को शो करना पड़ जाए तो समझ जाना कि वो एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसको शो करने के लिए हमको ये कंडीशन यहाँ पर दिखानी पड़ रही है। तो इसका मतलब रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ गए। रिलेशन आपका क्या है? एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ी आसानी से पलटा जा सकता है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में अगर आप पलटना चाहते हैं तो परमिशन इससे लेनी पड़ेगी, ए इक्वल्स बी। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। अब एंटी सिमेट्रिक में एक छोटा सा रिमार्केबल पॉइंट है, आप उसको नोट कर लीजिए। क्या है वो? नंबर 1 पॉइंट, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज
बी एंटी सिमेट्रिक। ओके, ये आप लोग दिमाग में सेट कर लो। आइडेंटिटी रिलेशन कहीं भी मिलता है आपको तो आपको सीधे सीधे कह देना है कि यस इट इज एंटी सिमेट्रिक। ठीक। नंबर 2 और क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी तो आपका एंटी सिमेट्रिक होता ही है, और इस तरह से अगर कहीं दिया है R इक्वल्स ए कामा ए बी कामा बी, तो इस तरह के भी जो आपके रिलेशन होंगे वो भी ऑलवेज क्या होंगे, एंटी सिमेट्रिक। ओके, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे कह देता है कि रिलेशन इज आइडेंटिटी, तो आप बताइए कि क्या वो एंटी सिमेट्रिक है, तो आपको सीधे कह देना यस इट इज एंटी सिमेट्रिक। और कहीं इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है आपका जिसमें सेम कॉमा सेम के फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर हों और कोई नहीं, सिर्फ सेम कॉमा सेम वाले ही हों, तो भी हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक। क्यों कहेंगे एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि आप देखिए इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, साफ साफ नजर आ रहा है कि ए कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है। अब एंटी सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, इसको पलटने के लिए ए इक्वल्स बी होना चाहिए। तो अगर हम इसको पलटेंगे तब भी तो वही चीज आएगी। ठीक, तो हम इसको पलटने के बाद वही चीज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम हैं, ए इक्वल्स बी। तो साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे ए इक्वल्स ए। अगर ए इक्वल्स ए नहीं होता तो क्या हम इसको पलट पाते, नहीं पलट पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के जो आपके ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे सेम कॉमा सेम, वो भी क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।